नमस्कार। 2026 के विधानसभा चुनावों के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सच बताऊं तो इन चुनावों ने न सिर्फ कुछ राज्यों की बल्कि पूरी भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल कर रख दी है। जिस पैमाने पर ये उलटफेर हुए हैं वो सच में ऐतिहासिक हैं। मतलब बड़े बड़े सत्ता परिवर्तन। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे नतीजों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से 93.19%। अब देखिए, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। पश्चिम बंगाल में इतना भारी मतदान हुआ है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पुडुचेरी में भी कुछ ऐसा ही हाल था। वहां लगभग 90% वोटिंग हुई। सोचिए, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने घरों से निकलते हैं ना, तो वो साफ बता रहे होते हैं कि उन्हें व्यवस्था में बदलाव चाहिए या फिर मौजूदा सरकार पर उनका अटूट विश्वास है। इतनी बड़ी राजनीतिक भागीदारी हमेशा किसी बड़े तूफान का संकेत होती है ना? तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? हम बात करेंगे इन अभूतपूर्व नतीजों की, बंगाल और तमिलनाडु में हुए ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन की, केरला में यूडीएफ की शानदार वापसी की, असम और पुडुचेरी में सत्ताधारी दलों के दबदबे की, और आखिर में डिकोड करेंगे इस पूरे जनादेश को। चलिए, सबसे पहले इन चुनावों के मैक्रो व्यू यानी एक बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। इस बार कुल मिलाकर 5 क्षेत्रों के 824 विधानसभा सीटों का फैसला हुआ है। 4 बड़े राज्य पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल, और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। और जैसा कि हमने अभी बात की, एक अनप्रेसिडेंटेड वोटर टर्नआउट यानी बम्पर वोटिंग ने इन राज्यों की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। इन 824 सीटों ने मानो भारत के एक बड़े हिस्से का नया राजनीतिक नक्शा ही खींच दिया है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे और सबसे दिलचस्प पहलू की, बंगाल और तमिलनाडु। वो राज्य जहां सच में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुए हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की कहानी इस बार सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली रही। मतलब लगातार 15 सालों से चली आ रही टीएमसी सरकार का सफर यहां आकर खत्म हो गया, एक पूरे युग का अंत। और उसकी जगह बीजेपी एक पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। इसे सिर्फ एक चुनाव नहीं कह सकते, ये एक बिल्कुल नया जनादेश है जिसने पिछले 1.5 दशक की राजनीति को पलट दिया है। जरा इस जीत के गणित को देखिए। बीजेपी सीधे 200 सीटों के पार जा रही है, एक विशाल आंकड़ा, जबकि सत्ताधारी टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर सिमट गई। सच कहूं तो सीटों का ये भारी अंतर चीख चीख कर बता रहा है कि ये मुकाबला कितना एकतरफा था। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, बल्कि जनता का एक बेहद स्पष्ट, एकदम क्लियर कट फैसला था। और अगर हम इन बड़े आंकड़ों से थोड़ा जूम इन करें, लोकल लेवल पर देखें, तो कुछ मुकाबले सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। अब नंदीग्राम को ही ले लीजिए, जहां शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के उम्मीदवार को पूरे 10,200 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। और भवानीपुर, वहां तो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ इतनी कड़ी टक्कर दी। ऐसे हाई प्रोफाइल और कांटे के मुकाबले बताते हैं कि ग्राउंड पर चुनावी जंग कितनी इंटेंस थी। इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो भी सुनना जरूरी है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों की आवाज गूंजी, गोलियों की आवाज नहीं। पहली बार चुनाव में किसी भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बंगाल में चुनाव की इस शांतिपूर्ण प्रकृति को ही इस बड़े बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण मान रही है। खैर, बंगाल से निकलकर अब सीधा दक्षिण भारत के तमिलनाडु चलते हैं। वहां जो राजनीतिक भूचाल आया है ना, वो सच में किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है। मशहूर अभिनेता से राजनेता बने विजय, उनकी पार्टी टीवीके ने अपने डेब्यू, जी हां, अपने पहले ही चुनाव में एक विशाल जीत दर्ज की है, 107 सीटें, जबकि सत्ताधारी डीएमके बस 60 सीटों पर सिमट कर रह गईं। सोचिए, एक बिल्कुल नई पार्टी का आना और स्थापित सरकार को इतने बड़े अंतर से हरा देना, ये क्षेत्रीय राजनीति में किसी बहुत बड़े भूकंप से कम नहीं है। और इस टीवीके की लहर में बड़े बड़े दिग्गज बह गए। सबसे हैरान करने वाला झटका तो कोलाथुर सीट पर लगा। वहां खुद मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को टीवीके के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। यकीन करना मुश्किल है ना। दूसरी तरफ विरुगंपक्कम में टीवीके ने डीएमके को 27,000 से भी ज्यादा वोटों के विशाल अंतर से हरा दिया। जरा सोचिए, जब राज्य का मुखिया अपनी ही सीट हार जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में बदलाव की कितनी भयंकर लहर दौड़ रही थी। अब रुख करते हैं केरल का। यहां कहानी है यूडीएफ की शानदार वापसी की। केरल में पिछले 10 सालों से वामपंथी गठबंधन यानी एलडीएफ का राज था, लेकिन इस बार राज्य की जनता ने मानो तय कर लिया था कि उन्हें बदलाव चाहिए
और उन्होंने सत्ता वापस कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के हाथों में सौंप दी है। पूरे 1 दशक का सत्ता का वनवास यूडीएफ के लिए खत्म हो गया और एलडीएफ का लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना वहीं का वहीं टूट गया। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो यूडीएफ ने सीधे 99 सीटों के साथ एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। वहीं सत्ताधारी एलडीएफ सिर्फ 35 सीटों पर अटक कर रह गई। ये फासला साफ दिखाता है कि केरल के वोटर्स बदलाव को लेकर कितने श्योर थे। उन्होंने अपना फैसला बिल्कुल एकतरफा और मजबूती से सुना दिया है। बदलाव की लहर से हटकर अब जरा वहां चलते हैं जहां सत्ताधारी दलों ने अपना किला मजबूती से बचाए रखा है, असम और पुडुचेरी। असम की बात करें तो यहां बीजेपी ने जीत की शानदार हैट्रिक लगाई है। 82 सीटों पर जीत और अपने सहयोगियों को मिला लें तो इस गठबंधन ने अपना दबदबा पूरी तरह से कायम रखा है। इसके उलट कांग्रेस केवल 19 सीटों तक सिमट गई। ये नतीजे साफ बताते हैं कि इस इलाके में मतदाताओं ने मौजूदा सरकार के काम पर एक बार फिर से अपनी मोहर लगा दी है। लेकिन यहां भी एक बड़ा दिलचस्प पेंच है। जहां सत्ता बची रही वहां भी बड़े चेहरों को हार का स्वाद चखना पड़ा। दरअसल असम में कांग्रेस के प्रचार अभियान का चेहरा रहे गौरव गोगोई जोरहाट सीट से 23,000 वोटों के भारी अंतर से चुनाव हार गए। ये आंकड़ा हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। लहर चाहे सत्ता के पक्ष में हो या विरोध में, स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर मतदाता का मिजाज बहुत अहम होता है। पुडुचेरी जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में भी निरंतरता का यही पैटर्न दिखा। यहां लगभग 90% का ऐतिहासिक मतदान हुआ, जो हमें बताता है कि जरूरी नहीं बम्पर वोटिंग हमेशा सरकार गिराने के लिए ही हो। इतनी भारी वोटिंग के बावजूद एनडीए गठबंधन 18 सीटें जीतकर आराम से सत्ता में वापस आ गया, जबकि डीएमके गठबंधन सिर्फ 6 सीटों पर ही रह गया। तो इन सब का मतलब क्या है? चलिए अब इस पूरे निर्णायक जनादेश को डिकोड करते हैं और इसके असल मायने समझते हैं। इन बड़े बदलावों के पीछे सत्ता पक्ष का एक अपना अलग ही नजरिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रचंड जीत और विपक्ष की हार का सीधा श्रेय नारी शक्ति यानी महिला मतदाताओं को दिया है। उनका तर्क है कि जिन भी पार्टियों ने महिला आरक्षण का विरोध किया, उन्हें महिला वोटर्स के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो 2026 के इस जनादेश को आकार देने में महिला मतदाताओं की भूमिका को एकदम सेंटर में रखा जा रहा है। तो निचोड़ ये है कि 2026 के चुनावों ने हमारे सामने एक बिल्कुल ही नया राजनीतिक नक्शा पेश कर दिया है। चलिए एक बार फटाफट इसे समेट लेते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी का परचम लहराया। तमिलनाडु में एक एकदम नई नवेली पार्टी टीवीके ने पुरानी और मजबूत डीएमके सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। केरल में यूडीएफ ने लेफ्ट का 10 साल का शासन खत्म कर दिया और दूसरी तरफ असम और पुडुचेरी में एनडीए ने अपने गढ़ को पूरी मजबूती से बचाए रखा। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब रिकॉर्ड तोड़ मतदान इतने बड़े और स्थापित राजनीतिक किलों को इतनी आक्रामकता के साथ ढहा सकता है, तो क्या यह क्षेत्रीय राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का एक नया पैमाना है? क्या हम भारतीय राजनीति का एक नया दौर देख रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।